नो एग्जिट कहानी की शुरुआत में हमें एक रिहैब सेंटर को दिखाया जाता है जहां पर डार्बी नाम की एक लड़की भी होती है जो कि ड्रग एडिक्ट है। तभी डार्बी को हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसकी मॉम की तबीयत काफी खराब है और उसे हॉस्पिटल आना होगा, जिसे सुनकर डार्बी रिहैब सेंटर से हॉस्पिटल में जाना चाहती है अपनी मॉम के पास। लेकिन उसे रिहैब सेंटर से बाहर जाने नहीं दिया जाता क्योंकि सबको लगता है कि वो नशा करेगी क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट है। लेकिन डार्बी सच कह रही होती है, इसलिए रात को जब सब सो जाते हैं तो डार्बी उस रिहैब सेंटर से निकलकर वहीं से एक गाड़ी चुराकर सैल्ट लेक सिटी की तरफ निकल जाती है जहां पर वो हॉस्पिटल है जहां उसकी मॉम भी एडमिट है। रास्ते में एक पुलिस वाला उसके पास आता है और उसे बताता है कि आगे बहुत बड़ा बर्फीला तूफान है, इसलिए इंटर स्टेट की तरफ का रास्ता बंद है, आप आगे नहीं जा सकती। यहाँ पास में ही एक लोकल विजिटर सेंटर है, आप रात वहाँ गुजार सकती हैं। जिसके बाद डार्बी उस रिहैब सेंटर में आ जाती है जहाँ पर पहले से 4 लोग होते हैं, जिसमें एक का नाम ऐश और एक का नाम लार्स और साथ ही एक मैरिड कपल होता है जिसमें हस्बैंड सोल्जर और उसकी वाइफ नर्स होती है। अब पांचों के पांचों यहाँ फंस चुके हैं। डार्बी हॉस्पिटल फोन करना चाहती है लेकिन उसके फोन में सिग्नल नहीं होते, इसलिए वो बाहर आ जाती है जहाँ पर उसे एक वैन के अंदर एक बच्ची दिखती है जिसे किडनैप किया गया है। वो समझ जाती है कि अंदर जो 4 लोग हैं उनमें से ही किसी ने किडनैप किया है और ये वैन भी उनमें से ही किसी की है, इसलिए डर कर वो अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। तभी सोल्जर भी अपने मोबाइल के सिग्नल चेक करने के लिए बाहर आता है। वो देखता है कि डार्बी अपनी गाड़ी में बैठी है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, पर वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और अंदर आ जाती है। यहाँ वो किसी को नहीं बताती कि उसे पता है कि बाहर वैन के अंदर किसी ने बच्ची को किडनैप किया है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि इन चारों में से कोई ना कोई किडनैपर है। अब वो सोल्जर सबसे कहता है कि क्यों ना हम टाइम पास करने के लिए कार्ड्स खेलें, जिस पर सब सोल्जर की बात मान जाते हैं और सब कार्ड खेलने लगते हैं। कार्ड खेलते खेलते डार्बी सबसे बातें करना स्टार्ट कर देती है और सबसे सवाल भी पूछती है ताकि पता लग सके कि किडनैपर कौन है। और कई सवाल पूछने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि इनमें से जो लार्स है वही किडनैपर है। जिसके बाद डार्बी वॉशरूम चली जाती है। दरअसल वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को देना चाहती है। वो मैसेज भी टाइप करती है लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से वो मैसेज भी नहीं भेज सकती, इसलिए वॉशरूम होल से वो बाहर आ जाती है और वैन का दरवाजा खोलकर उसके अंदर चली जाती है जहां पर वो बच्ची बंधी हुई थी। पर इससे पहले कि वो उसे छुड़ाती, लार्स वैन के अंदर आ जाता है और उसे देखकर डार्बी वैन के अंदर ही छुप जाती है। दरअसल लार्स गेम हार गया होता है, इसलिए वो गुस्सा होता है। वो उस बच्ची से कहता है कि जब हम तुम्हारे अंकल के घर पहुंच जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आता हूँ। जिसके बाद वो वैन से चला जाता है। अब डार्बी जो वैन के अंदर छुपी होती है वो उस बच्ची को एक बार फिर से खोलने की कोशिश करती है लेकिन खोल नहीं पाती। वो उस बच्ची से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर यहाँ से आजाद कर दूंगी, मैं तुम्हारे लिए मदद लेकर आऊंगी। और इसके बाद वो वापस उसी रास्ते से जिस रास्ते से वो वॉशरूम से बाहर आई थी अंदर चली जाती है। वहीं लार्स बच्ची के लिए खाना लेकर वैन के पास आ जाता है। तभी वो बर्फ पर किसी के निशान देखता है जो कि वॉशरूम की तरफ जा रहे होते हैं। वहीं वॉशरूम में जहाँ पर डार्बी है वहाँ पर ऐश आ जाता है। वो उससे पूछता है क्या तुम अंदर हो। तभी डार्बी उसे अंदर खींच लेती है। दरअसल वो बताना चाहती है कि उसका साथी जो लार्स है उसने एक बच्ची को किडनैप किया है और लार्स पैर के निशान को फॉलो करते हुए वहाँ पहुँच चुका होता है। और जब वो लार्स को देखती है तो वो ऐश को किस करना शुरू कर देती है। लार्स वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो ऐश को बता देती है तुम्हारा साथी लार्स एक किडनैपर है, उसने एक बच्ची को किडनैप करके अपनी वैन के अंदर रखा हुआ है। जिस पर ऐश कहता है कि तुमने पुलिस को बताया। वो कहती है कि नहीं, क्योंकि सिग्नल नहीं आ रहे हैं, मैंने कोशिश की थी पर सिग्नल की वजह से मैसेज नहीं गया। अब ऐश कहता है कि चलो उस बच्ची को बचाते हैं। तभी डार्बी कहती है कि मैंने देखा है कि लार्स के पास गन है, क्यों ना हम सोल्जर को बता दें, उसके पास गन जरूर होगी। जिस पर ऐश कहता है कि अगर उसके पास गन नहीं हुई तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तुम एक काम करो, तुम वैन के अंदर जाओ और जब मेरा साथी लार्स तुम्हें मारने के लिए आएगा तब मैं पीछे से आकर उस पर हमला कर दूंगा। और डार्बी ऐसा ही करती है। वो वैन के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो बड़ी मुश्किल से बच्ची के मुंह को खोल देती है। और जब वो उसके मुंह को खोलती है तो बच्ची पूछती है कि वो दोनों आदमी कहाँ हैं। और तभी डार्बी बाहर देखती है जहाँ पर ऐश और लार्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। यहाँ वो समझ जाती है कि ये दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों ही किडनैपर हैं। ऐश वैन की तरफ आता है लेकिन अब डार्बी यहाँ से निकलकर दोबारा वॉशरूम में चली जाती है। ऐश उसका पीछा करते हुए वॉशरूम पहुँच जाता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। साथ ही बताता है कि लार्स मेरा दोस्त नहीं, साथी नहीं, बल्कि वो मेरा भाई है और अगर तुमने किसी
किसी को भी बच्ची के बारे में बताया तो मैं तुम्हारे साथ साथ बाकी लोगों को भी मार दूंगा। हमने उस बच्ची को किडनैप किया है क्योंकि उसके फादर बहुत अमीर हैं और हमें उनसे पैसे चाहिए, जिसके बाद हम उस बच्ची को छोड़ देंगे। अब डार्बी ऐश को बताती है कि बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जिस पर ऐश कहता है कि उसे एक बहुत ही रेयर डिसीज है जिसमें अगर उसको स्ट्रेस हुआ और हमने उसे ओवरडोज दे दिया तो उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। अब यहाँ सोल्जर की वाइफ नर्स भी आ जाती है, लेकिन तभी ऐश अपनी गन नीचे करके डार्बी के साथ ऐसा बर्ताव करने लगता है जैसे ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। ये तीनों के तीनों हॉल में आ जाते हैं जहाँ पर लार्स और सोल्जर पहले से ही बैठे होते हैं। अब ये पांचों एक दूसरे के पास बैठकर एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। तभी डार्बी खिड़की से बाहर देखती है कि वो बच्ची वैन के पास खड़ी है, उसने अपने आप को आजाद कर लिया है। ऐश भी ये सब देख लेता है, वो अपने भाई लार्स को इशारा करता है और वो बाहर चला जाता है। इसके बाद डार्बी भी उठकर वॉशरूम में चली जाती है। जब ऐश उसके पीछे आता है तो वो उसके ऊपर हमला कर देती है। ऐश बड़ी आसानी से उसे काबू कर लेता है और जब वो डार्बी को मार ही रहा होता है कि तभी वॉशरूम के पीछे वाले होल से, जहाँ से डार्बी भी बाहर गई थी, वहाँ से लार्स आ जाता है। वो अपने भाई ऐश को उसे मारने से रोक लेता है और बताता है कि वो बच्ची जंगल में भाग गई है और अगर हम जंगल में गए, हमने उसे आवाज भी लगाई तो वो हमारी आवाज सुनकर वापस नहीं आएगी, लेकिन अगर डार्बी ने उसे आवाज लगाई तो वो जरूर वापस आ जाएगी। जिसके बाद ये डार्बी को लेकर जंगल की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में ये दोनों अंकल की बात कर रहे होते हैं। तभी डार्बी अंकल के बारे में पूछती है तो वो दोनों बताते हैं कि अंकल के कहने पर ही हमने बच्ची को किडनैप किया था। वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करते हैं, यानी कि वो बच्चियों को, लड़कियों को बेचता है। और ये सुनने के बाद डार्बी के हाथ में जो फ्लैश लाइट होती है वो इनकी आंखों में चमका कर वहाँ से कूद जाती है। ये उस पर गोली भी चलाते हैं, लेकिन डार्बी को गोली नहीं लगती और वो इनके चंगुल से आजाद हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर सोल्जर और उसकी वाइफ नर्स दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बच्ची मिल जाती है जो बेहोश होती है। दरअसल उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ये दोनों उस बच्ची को अंदर ले आते हैं और जब नर्स उसे चेक करती है तो कहती है कि इसे दवाई की जरूरत है। अब डार्बी भी यहाँ पहुँच जाती है और बताती है कि ऐश और लार्स ने इस बच्ची को किडनैप किया है और अब वो मुझे भी मारना चाहते हैं। ऐश और लार्स अब यहाँ पहुँच जाते हैं। सोल्जर अंदर से दरवाजे को बंद कर लेता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। ऐश कहता है कि बच्ची को दवाई देनी होगी, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और अगर हमने उसे वक्त पे दवा नहीं दी तो उसकी मौत हो जाएगी। उसकी दवा हमारे पास है। तभी डार्बी कहती है कि तुम्हारी वैन की चाबी मेरे पास है, तुम दवा दे दो और चाबियां ले लो, क्योंकि बिना चाबियों के तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। और ये दोनों देखते हैं कि सच में इनकी चाबी इसके पास ही होती है। अब ये अपनी वैन के पास जाते हैं, जहाँ से पेट्रोल लाते हैं और घर के चारों तरफ छिड़कना शुरू कर देते हैं ताकि घर पर आग लगा दी जाए। सोल्जर की वाइफ नर्स उसे देखकर पूरी तरह से घबरा जाती है और वो अपने हस्बैंड से कहती है कि बच्ची उनके हवाले कर दो, नहीं तो वो हम सबको जलाकर मार देंगे। सोल्जर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद वो अपनी गाड़ी की चाबी को भी डार्बी को दे देता है और कहता है कि तुम इन दोनों गाड़ियों की चाबी को कहीं छुपा दो। जिसके बाद डार्बी अपनी गाड़ियों की चाबी छुपा देती है और साथ ही वो एक हैमर सोल्जर को और एक अपने पास हथियार के रूप में रख लेती है। वहीं बाहर ऐश को दिखाया जाता है जो माचिस की तिल्ली को जला देता है और इन्हें धमकी देता है कि वो घर के बाहर आग लगा देगा। सोल्जर की वाइफ बार बार सोल्जर से कहती है कि तुम उन्हें बच्ची दे दो, नहीं तो वो हम सबको मार देंगे। तभी उस बच्ची को होश आ जाता है और जब वो नर्स को देखती है तो वो उसे पहचान लेती है। दरअसल ये इसी बच्ची की नर्स थी जो इसकी देखभाल किया करती थी। ये बच्ची इस नर्स को बहुत ज्यादा परेशान किया करती थी और अब ये ऐश और लार्स के साथ किडनैपिंग के प्लान में पूरी तरह से शामिल भी है। जबकि उसके हस्बैंड को पूरी सच्चाई पता चल चुकी है तो वो ऐश और लार्स से कहती है कि मेरे हस्बैंड के पास कोई गन नहीं है। दरअसल अब तक ये दोनों इसलिए अंदर नहीं आ रहे होते क्योंकि सोल्जर ने इन्हें कहा था कि मेरे पास गन है और अगर तुम अंदर आए तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। सोल्जर अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो बताती है कि हमारी पूरी की पूरी सेविंग खत्म हो चुकी थी, हमें पैसों की जरूरत थी, इसलिए मुझे इनका साथ देना पड़ा। ऐश और लार्स अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद नर्स इस बच्ची को इंजेक्शन लगाती है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। यहाँ नर्स इसलिए अपने हस्बैंड को लाई थी क्योंकि उसे इस बच्ची को बार बार दवाई देनी थी। नर्स अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम चिंता मत करो, एक बार हमें पैसे मिल जाएं, उसके बाद हम इस बच्ची को सही सलामत उसके घर वापस भेज देंगे। तभी डार्बी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ऐश और लार्स जिस आदमी के लिए काम करते हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करता है, यानी कि वो बच्चियों को दूसरे देशों में अलग अलग लोगों के पास बेचता है। नर्स कहती
कहती है कि ऐसा नहीं है। वो ऐश से कहती है कि इसके पिता को कॉल करो और तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम मांग लो, तुम्हारी हर एक डिमांड वो पूरी कर देंगे। लेकिन ऐश ऐसा नहीं करता क्योंकि इनका प्लान बच्ची को बेचने का होता है। इसके बाद ऐश गाड़ी की चाबियां मांगता है। वो सोल्जर के ऊपर गन तान देता है, लेकिन उसकी पत्नी नर्स बताती है कि चाबियां मेरे हस्बैंड के पास नहीं बल्कि डार्बी के पास हैं। सोल्जर डार्बी से कहता है कि कुछ भी हो जाए इन्हें चाबियां मत देना। ऐश को गुस्सा आ जाता है और वो सोल्जर को मार देता है, जो देखकर उसकी वाइफ अपना आपा खो देती है। उसके पास जो स्प्रे होता है वो उसकी आंखों में भी डाल देती है, लेकिन तभी उसके सामने लार्स आ जाता है। लार्स की आंखों में पेपर स्प्रे चला जाता है। ऐश को फिर से गुस्सा आता है और वो नर्स को भी मार देता है। और अब वो डार्बी के पास जाता है। वो उससे कहता है कि मुझे चाबियां दे दो, लेकिन डार्बी उसे चाबियां देने से मना कर देती है। इसलिए नेल गन से वो उसके हाथों को दीवार के साथ फिक्स कर देता है, जिससे डार्बी को बहुत ज्यादा दर्द होता है। अब यहाँ पर लार्स, जिसकी आंखों में पेपर स्प्रे गया होता है और उसे कुछ नहीं दिख रहा था, इसलिए वो ऐश से कहता है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ऐश उसको अपने साथ वॉशरूम में ले जाता है उसका फेस वॉश कराने के लिए। वहीं दूसरी तरफ डार्बी अपने हाथों को आजाद करना चाहती है, लेकिन दर्द की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए वो बच्ची को पास बुलाती है। वहीं कुछ दूर एक हैमर होता है। वो बच्ची से कहती है कि वो हैमर मुझे दे दो। वो बच्ची उसे हैमर दे देती है। तभी यहाँ पर ऐश और लार्स आ जाते हैं। ऐश के पास उसका मोबाइल होता है। वो डार्बी से कहता है कि तुम्हारी मॉम मर चुकी है, जिसे सुनकर डार्बी को बहुत ज्यादा दुख होता है। लेकिन नेटवर्क आने की वजह से वो मैसेज जो डार्बी ने पुलिस को किए थे, जो उस वक्त डिलीवर नहीं हुए थे, अब वो भी डिलीवर हो चुके होते हैं। यानी कि अब कुछ ही देर में पुलिस यहाँ पर आने वाली ही होगी, जिससे दोनों भाई डर जाते हैं। और अब ऐश किसी भी कीमत पर वहाँ से निकलना चाहता है, इसलिए वो नेल गन को उठाता है और उस बच्ची के हाथ पे लगाता है। वो डार्बी से कहता है कि अगर तुमने मुझे चाबियों के बारे में नहीं बताया तो मैं नेल गन से इस बच्ची के हाथ को भी शूट कर दूंगा। यहाँ पर जो लार्स होता है वो उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन ऐश अपने भाई की भी नहीं सुनता। अब डार्बी उसे चाबियों के बारे में बता देती है। जाने से पहले वो अपने भाई को गन देता है और कहता है कि ये मूव करने की कोशिश करे तो इन्हें शूट कर देना, और खुद वो चाबियां लेने के लिए चला जाता है। डार्बी उस बच्ची से कहती है कि तुम्हें हिम्मत करके उठना होगा और लाइट को बंद करना होगा, क्योंकि वो जानती है कि लार्स उसके ऊपर गोली नहीं चलाएगा। और अब वो बच्ची उठती है और लाइट की तरफ बढ़ती है। लार्स उसे धमकी देता है कि अगर तुम वापस आकर नहीं बैठी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन बच्ची उसकी धमकी से नहीं डरती और वो स्विच बोर्ड तक पहुंचकर लाइट बंद कर देती है। ठीक उसी पल अंधेरे का फायदा उठाकर डार्बी, जिसने अपने पास एक हैमर छुपाया होता है, उससे अपने हाथ की कील को निकाल कर आजाद हो जाती है। लार्स जैसे ही लाइट ऑन करता है, डार्बी उसके सामने होती है, जो उसके ऊपर हमला करके उसे जमीन पर गिरा देती है। लेकिन गोली भी चल जाती है, जिसकी आवाज ऐश भी सुन लेता है। उसे चाबियां भी मिल जाती हैं और गोली की आवाज सुनकर वो जल्दी से अंदर आता है। वो देखता है कि डार्बी ने उसके भाई लार्स को गन पॉइंट पे ले रखा है। वो अपने भाई को छोड़ने के लिए कहता है। डार्बी कहती है कि अगर तुमने अपनी गन को नीचे नहीं रखा तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगी। बच्ची ये सब कुछ देख रही होती है और तभी वो उसके हाथ पर हमला कर देती है, जिससे नेल गन चल जाती है और एक कील उसके भाई के सर पर लग जाती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। वो अपने भाई के पास आकर कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब डार्बी उस बच्ची को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है। ऐश अपने भाई को लेकर बाहर आ रहा होता है, लेकिन तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिससे वो सर के बल गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। ऐश इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और साथ ही गुस्से में भी आ जाता है। वो बाहर आ जाता है। वो देखता है कि डार्बी बच्ची को गाड़ी से लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है, जिस पर वो नेल गन से टायर को पंचर कर देता है, जिससे उनकी गाड़ी एक खंबे से टकरा जाती है। और अब वो उसे मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा था कि तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है। डार्बी गाड़ी से बाहर निकलती है और अपनी गन से ऐश को शूट कर देती है। वहीं पुलिस को लगता है कि डार्बी क्रिमिनल है और वो ही किडनैपर है, और ये सब देखकर पुलिस उस पर गोली चला देती है, जिससे वो जख्मी होकर जमीन पर गिर जाती है। और अब धीरे धीरे ऐश उसकी तरफ बढ़ता है और उसकी गन उठाकर वो पुलिस वाले को शूट कर देता है। वो खड़ा होकर डार्बी को भी मारना चाहता है, लेकिन गन में गोली खत्म हो जाती है, इसलिए वो नील गन उठाकर लाता है। वो नील गन से उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन डार्बी ने जो अपने पास स्क्रू ड्राइवर छुपाया होता है, उससे वो ऐश को मार देती है। इसके बाद वो पुलिस वाले के पास जाती है, जहाँ पर उसका रेडियो होता है, और वो रेडियो से मदद मंगवाती है।
इस घटना के कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि डार्बी अब भी रिहैब सेंटर में है, जहां उसने वॉल पर कुछ ड्रॉ पॉइंट्स भी लगा रखी है और ये उसी बच्ची ने बनाकर उसके लिए भेजी है जिसकी जान उसने बचाई थी। यहाँ पर डार्बी की बहन उसे मिलने आती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और बहुत इमोशनल हो जाती है। लेकिन डार्बी को अब पता चलता है कि इतने बड़े हादसे के बाद, इतनी बहादुरी से लड़ने के बाद वो नशे की आदत से बाहर आ चुकी है। उसने जिंदगी की एक बहुत बड़ी जंग को जीता है, इसलिए छोटी छोटी चीजों से उसे निकलना, उसे पार करना और उन परेशानियों को झेलना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आपको ऐसी नई नई कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।